वेलकम टू मालिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप्स हो कि आप लोगों ने सारे चैप्टर्स क्लियर कर लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड एक पर्टिकुलर थीम पे लिखी गई है। कहते हैं ना कि बेटा कि हर स्टोरी या हर पोएम की एक थीम होती है, एक मेन सब्जेक्ट होता है, एक मॉरल लेसन होता है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। सब थीम्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन थीम होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है स्टोरी का, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एंड इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई जस्ट होप कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टोरी आप लोगों को एक बड़ा लेसन सीखने को मिले एंड आप उस लेसन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये द 100 ड्रेसेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑलरेडी बेटा। जो आपका 5th चैप्टर है वो द 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट है एंड आपका जो 6th चैप्टर है उसमें इसका सेकेंड पार्ट दिया गया है। एंड दोनों ही मैं आप लोगों का आजकल मैं अपलोड करूँगी सो दैट कि आप लोग आराम से दोनों को कंटिन्यू पढ़ पाओ और स्टोरी कंप्लीट हो। जब स्टोरी कंप्लीट होगी तो एक होल सिनेरियो आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी स्टोरी। इसको किसने लिखा है? एल ब्राउज़र एस्टर ने। ठीक है, ऐसा माना जाता है बेटा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट जो है, जो राइटर जो है, ये इनकी स्टोरी है। एंड इस स्टोरी में जो एक कैरेक्टर है मैडी, वो ईस्टर अपने लाइफ में रह चुकी है और मे बी आप कह सकते हो मैडी जो है वो ईस्टर है। एंड किस तरीके से बहुत ज़्यादा गिल्ट, जो एक्सट्रीम लेवल का गिल्ट जो बहुत टाइम से मैडी फील करती है या ईस्टर फील कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर गिल्ट ईस्टर ने ये स्टोरी लिखी है। और देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ बेटा कि ये जो स्टोरी है एक पॉलिश पर्सन की है, पोलैंड से बिलोंग करती है एक बच्ची जिसका नाम है वांडा, आई फॉरगॉट द सॉरी पेट्रॉन्स्की। वांडा पेट्रॉन्स्की की स्टोरी है एंड किस तरीके से वो बच्ची बुलिंग को फेस करती है, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उसे एंड किस तरह से वो डील करती है एंड क्लासमेट्स उसको कैसे ट्रीट करते हैं। सो स्टोरी जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड आपको एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलेगा कि नेवर लुक डाउन अपॉन एनी वन। चाहे आपसे लोग डिफ़र क्यों ना हो, आपसे पुअर क्यों ना हो, बिल्कुल आपसे एकदम अलग जगह से क्यों ना बिलोंग करते हो, बट हम सबको एक दूसरे को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, विद रिस्पेक्ट, विद पोलाइटनेस, विद डिसेंसी ट्रीट करना चाहिए। ये स्टोरी एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेटा ये पोलैंड की अमेरिकन कम्युनिटी की हिस्ट्री है, एक बारी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. अब आपको मैं बता दूं कि इमिग्रेंट्स कौन होते हैं बेटा। वो लोग होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। सो बहुत सारे ऐसे पॉलिश जो पोलैंड से बिलोंग करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में 1608 में। बट सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी थी पॉलिश पीपल की या पोल्स पीपल की, जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेटेड हुए थे, अप्रॉक्स 1 मिलियन अगर कहा जाए, वो 20th सेंचुरी में हुए थे। बहुत ज़्यादा की तादाद में कहाँ शिफ्ट हुए थे, कहाँ माइग्रेट हुए थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन एथेनिसिटी। अब उस टाइम पे बेटा, अब अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो पोलैंड जो है वो कंट्री का नाम है जो यूरोप में है, लेकिन पहले कोई ऐसा कंट्री नहीं हुआ करता, स्पेशली पॉलिश का कोई कंट्री नहीं हुआ करता था पोलैंड नाम का। अलग अलग जगहों से पॉलिश जो पीपल बिलोंग करते थे, तो कैसे पहचाना जाता था? ये जर्मन पोल्स हैं, ये ऑस्ट्रियन पोल्स हैं, ये रशियन पोल्स हैं। सो एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं हुआ करता था, एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं हुआ करती थी पहले के टाइम में। अलग अलग सेक्शन से अलग अलग लोग बिलोंग करते थे। जितने भी पोल्स थे हम इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते थे। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburb. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next
only to the Warsaw, the capital of Poland. एंड ऐसा माना जाता है, जितने भी इमिग्रेशंस हुए हैं, जितने भी लोग माइग्रेट हुए हैं, आज मॉडर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि अमेरिका में शिकागो एक जगह है, वो सेकंड मोस्ट कैटेगरी में आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉलिश लोग रहते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्स लोग रहते हैं जो पोलैंड से किसी टाइम में बिलोंग किया करते थे। एंड फर्स्ट कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉलिश लोग रहते हैं? पोलैंड में, जो उनकी कैपिटल है वॉर्सो, वहाँ पे। तो सेकेंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पोल्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? शिकागो, अमेरिका में। ठीक है। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. बेटा एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं या जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी वजह से, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, नेचुरल क्लैमिटी हो सकती है, जिस भी रीज़न से, या वॉर का कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें उनके पास कोई ऑप्शन ना हो और उन्हें माइग्रेट करना पड़े दूसरी कंट्री में। सो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ के जो नेटिव पीपल होते हैं, जो जिस कंट्री के लोग होते हैं, वो बाकी जो आउटसाइडर्स को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं उनसे। सो पॉलिश पीपल के साथ भी ऐसे ही होता था। जो अमेरिकन्स हुआ करते थे उनको बहुत ही छोटा समझा करते थे, जैसे कि इटालियंस को भी वो अलग तरीके से देखा करते थे, जो आयरलैंड से बिलोंग करते थे उनको भी अलग से देखते थे, या रिलीजन के बेसिस पे भी लोगों को जज किया जाता था। क्योंकि अमेरिकन्स में ज़्यादा कौन लोग रहते हैं? क्रिश्चियंस लोग रहते हैं। तो अगर ज्यूज़ अगर आ गए अमेरिकन्स में तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा भेदभाव के साथ ट्रीटमेंट मिलती थी। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसी भी कंट्री में आप जाते हो एंड वहाँ के जो नेटिव है वो आउटसाइडर्स को या इमिग्रेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि बहुत ही कोई तुच्छ सी चीज़ हुई, वो डिज़र्व नहीं करते उनकी कंट्री में होना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट, ये एक डेटा है बेटा कि 2000 सेंसस में 6,67,414 जो लोग थे, अमेरिकन्स थे, उन्होंने जब सर्वे किया तो पता चला कि इतनी जो क्वांटिटी है, ये 6 लाख समथिंग वाली जो क्वालिटी है, 5 साल के बच्चों पे अगर रिपोर्ट किया गया तो ज़्यादातर बच्चे इसमें जितने भी क्वांटिटी है वो पॉलिश बोलते हैं। मतलब कि ये सभी जो थे वो पोल्स थे, पोलैंड से बिलोंग करते थे, माइग्रेंट्स थे। 6 लाख कुछ समथिंग जो भी मेंशन आपका डेटा उतने तक। सो आपको पता चल रहा है ना कि अमेरिका में 1.4 अगर परसेंटाइल में देखा जाए तो 1.4 जो कैटेगरी थी वो किसकी कैटेगरी थी? सॉरी, इंग्लिश को छोड़ के बाकी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों की। एंड उसमें से भी जो 0.25% था वो पॉलिश लोगों का था, पोल्स लोगों का था यूएस पॉपुलेशन में। सो 0.25 लोग, अगर हम 100% की परसेंटाइल में देखें तो ये जो थे वो पोल्स थे। एंड अगर हम नंबरिंग में देखें तो 6,67,414 इतने लोग जो थे वो पोल्स थे 2000 में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तब। सो बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से, बहुत सारे लोग अमेरिका में माइग्रेट हुए हैं एंड वो इमिग्रेंट्स हैं। एंड आज भी बहुत हद तक उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है उनके साथ। बहुत डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बेटा ये नॉलेज रखना, ये पॉलिश एंड अमेरिकन कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें हैं, बस जस्ट फॉर नॉलेज कि किस तरीके से जो माइग्रेंट्स हैं वो किसी दूसरी कंट्री में आते हैं और किस तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, यहाँ से शुरू करते हैं। टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट, बट नो बडी, नॉट इवन अ पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर प्रेजेंस। आज जो है मंडे है एंड वांडा पेट्रोंस्की जो है वो अपने सीट पर नहीं है, मतलब कि एब्सेंट है। और जो पैगी और मैडलिन है, ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा। पैगी और मैडलिन जो है वो गर्ल्स जो वांडा का मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने वांडा के एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। ठीक है। यूजुअली वांडा सेट in the next seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब
यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्लासरूम है, ठीक है, रूम नंबर 13 में कौन बैठता है, मैडलिन भी, पैगी भी और वांडा भी। एंड वांडा बेसिकली कहाँ बैठती है, जो सबसे लास्ट रो होता है ना उसमें बैठती है। ज़्यादातर बच्चे बेटा बैक बेंचर्स कौन होते हैं, जो या तो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, शरारती होते हैं, बदमाशी करते हैं। और पीछे कौन बैठता है, लड़के बैठते हैं स्पेशली। उन लड़कों के बीच में वांडा बैठती है। अब आप ये पूछोगे कि यार वांडा कैसी थी, बिल्कुल उन्हीं लोगों से शरारती थी? नहीं, बिल्कुल वांडा का जो कैरेक्टर था बिल्कुल ही ऑपोजिट था, बहुत ही सीधा साधा चुप 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 रहने वाला। लेकिन जो पीछे बैठते थे, जिनके साथ वो बैठती थी, बहुत ही रफ बॉयज़ थे वो। स्कफलिंग यहाँ पर वर्ड आया बेटा, जिसका मतलब जो पैर आप बजाते हो ना, घसीटते हो क्लासरूम में, आवाज़ करते हो, उस वॉइस को, उस आवाज़ को स्कफलिंग कहते हैं। बच्चे क्या करते थे, लास्ट बेंच पे बैठते थे एंड बहुत पैरों से आवाज़ करते थे। एंड उस साइड वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा डर्ट हुआ करता था, मड्स हुआ करते थे, कीचड़ विचड़ हुआ करता था। ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो लास्ट बेंचर्स थे वो ऐसी जगह से आते थे जो थोड़ा सा गरीब वाला एरिया है, जिसकी वजह से वो लास्ट में बैठा करते थे। वांडा भी कहाँ बैठती थी, सबसे पीछे बैठती थी। रीज़न जानते हैं कि वांडा जो थी वो बिल्कुल ऑपोजिट थी, बिल्कुल रफ बॉयज़ की कैटेगरी में नहीं आती थी, बदमाश नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ऑपोजिट था। लेकिन वांडा फिर भी पीछे बैठा करती थी। क्यों? वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि वांडा जो थी इसलिए नहीं पीछे बैठा करती थी क्योंकि वो रफ बॉयज़ की तरह थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें किया करती थी, नहीं, बिल्कुल उसका ऑपोजिट था। वो बहुत ही चुप सी रहने वाली, रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, बहुत ही मतलब एकदम शायद ही कभी वो बात करती हो क्लास में। एंड शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा कभी उसको खुल के हंसते हुए। हाँ, वो हल्की सी एक अबनॉर्मल वाली स्माइल करती थी, बट उसके लिए भी वो कंफर्टेबल नहीं हुआ करती थी। अब आप देख रहे हो वांडा लड़कों के बीच में बैठती है, पीछे बैठती है, बहुत चुप चुप सी रहती है, बहुत ही सैड सी रहती है, ठीक है। Nobody knew exactly why Wanda sat in that city, unless it was because she came all the way from the Boggins Heights and her feet was usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. अब यहाँ पर क्या है कि वांडा जो थी सबसे पीछे बैठा करती थी, और क्योंकि वो बॉगिन हाइट्स आती थी। बॉगिन हाइट्स एक एरिया है बेटा जहाँ पे ज़्यादातर लोग एमिग्रेंट्स रहा करते थे, एंड बहुत ही गरीब एरिया है जहाँ पे बहुत सारे कीचड़ विचड़ हुआ करते थे, जिसकी वजह से जब वो स्कूल आया करती थी तो उसके जो शूज़ में बहुत सारे कीचड़ लगा हुआ करते थे, एंड वो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील किया करती थी। इसलिए चुपचाप वो पीछे जाके बैठ जाया करती थी, एंड कोई भी उसे नोटिस नहीं किया करता था, बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। आप जब क्लासरूम में जाते हो सबसे पहले आप किसको ढूंढते हो, अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हो, बट वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। वांडा एक इमिग्रेंट थी और वो पोल्स थी, पॉलिश थी, पोलैंड से बिलोंग करती थी। उसके कोई फ्रेंड नहीं थे क्योंकि उसको कोई भी ध्यान नहीं देता था और सब उसको अलग समझते थे, सब उसका मजाक उड़ाते थे। The time when they thought about Wanda was outside of the school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. वांडा को पता है बेटा कब याद किया जाता था? स्कूल आवर्स में नहीं, जब तक स्कूल चलेगा तब तक नहीं। कब याद किया जाता था? जब स्कूल जाने का टाइम होता था तो रास्ते में अगर वांडा मिलेगी तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के बाहर जो गार्डन था उसके पास। और जब स्कूल डिसमिस हो जाता था, क्लोज हो जाया करता था, जब छुट्टी हो जाया करती थी, तब वांडा जब निकलती थी तब उसको बाहर, स्कूल के बाहर उसका मजाक उड़ाया जाता था। तो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, वांडा को परेशान करने के लिए उसके क्लासमेट्स उसको याद करते थे। अदरवाइज स्कूल आवर्स में जब भी वो चुपचाप बैठा करती थी कोई उस पर ध्यान भी नहीं दिया करता था। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर। और क्या करते थे वो लोग? इंतज़ार करते थे वांडा का स्कूल के बाहर, सो दैट कि वांडा दिखे और उसका मजाक उड़ाया जाए। The next day, Tuesday, Wanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. अब आप देख रहे हो कुछ दिनों से मंडे को भी नहीं आई है वांडा, ट्यूसडे को भी नहीं आई है, बट किसी ने नोटिस नहीं किया वांडा के एब्सेंस को।
क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई भी उसको अपना फ्रेंड नहीं मानता था, कोई उसे प्यार नहीं करता था, किसी से उसका क्लोज रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए उसकी एब्सेंस किसी ने फील नहीं किया. बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there. वेंसडे को जो पैगी और मैडी थे, जो कि कहाँ बैठा करते थे, उन बच्चों के साथ फ्रंट सीट पे बैठा करते थे जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं. पैगी और मैडी के भी मार्क्स आते थे और वो उन्हीं के साथ बैठते थे, उन्हीं सर्कल ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठा करते थे जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, जिनकी क्लास में एक रेपुटेशन है. सो उन्होंने अचानक से नोटिस किया कि वांडा नहीं है. मैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. आपने एक सीरियल्स में देखा ना कि जो पॉपुलर गर्ल्स होती हैं उनके नखरे बहुत होते हैं, उनके आगे पीछे लड़कियां घूमती हैं. तो पैगी जो थी वो उस टाइप की गर्ल थी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थी, जो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी. शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. वो बहुत प्रिटी थी, उसके पास अच्छे अच्छे क्लोथ्स थे एंड उसके जो बाल थे वो कर्ली थे. मैडी वॉज द क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैडी क्या थी, उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. रीज़न क्या था, उन्होंने वांडा के एब्सेंस को क्यों नोटिस किया? क्योंकि वांडा की वजह से वो स्कूल लेट हो गए थे. हुआ क्या था भाई, लेट कैसे हो गए? क्योंकि वांडा तो फ्रेंड थी नहीं उनकी. एक्चुअल में क्या हुआ था, दे हैड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम. दे ऑफन waited for Wanda Petronsky to have fun with her. एंड लेट क्यों हुआ था? क्योंकि यार उनको मज़े लेने थे, 2 दिन से मज़े नहीं लिया था, तो उन्होंने सोचा कि यार आज वेंसडे है और आज स्कूल जाते समय हम वांडा का वेट करेंगे एंड जैसे ही वो गुजरेगी हम उसके मज़े लेंगे, उसको बुली करेंगे, उसको परेशान करेंगे. क्योंकि अक्सर क्या होता था ना कि जब भी इनको मज़े लेने होते थे पैगी और मैडी को या बाकी क्लासमेट्स को, वो वांडा का इंतज़ार करते थे स्कूल के बाहर और उसका मजाक उड़ाया करते थे. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 did not have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith और Ellen. वांडा पेट्रॉन्स्की का जो नाम था वो सबसे डिफर था एंड वांडा के नाम का भी मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि बाकी जो क्लासमेट्स थे उनका नाम बड़ा ही सिंपल हुआ करता था, थॉमस, स्मिथ और एलन. बेटा वांडा पोलैंड से बिलोंग करती थी एंड हर अलग अलग, जैसे कि हम इंडिया में अगर हैं एंड हम बहुत ज़्यादा रूबरू हैं अपने कल्चर से, अपने नाम से, अपने जो भी जिस तरह के रिलीजन को हम फॉलो करते हैं. बट अगर कोई दूसरे कंट्री का कुछ आता है एंड वो कुछ भी बताएगा तो वो हमारे लिए बिल्कुल ही अलग होगा. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो उसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे कि हम अपने कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, या हम उसका मजाक उड़ाएंगे कि अरे यार इसके तो कल्चर बड़ी डिफरेंट है, इन लोगों के नाम कितने अजीब होते हैं, ये दिखते कैसे हैं. सो इसी तरीके से वांडा पेट्रॉन्स्की के साथ हुआ कि वांडा पॉलिश थी एंड उनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट था और इसलिए जो बच्चे थे स्कूल के वो उनका नाम का मजाक उड़ाया करते थे. एक और भी बच्चा था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, लेकिन इतना फनी नाम नहीं था जितना कि पेट्रॉन्स्की नाम था. इसीलिए ज़्यादातर लोग किसका मजाक उड़ाया करते थे, वांडा का मजाक उड़ाया करते थे. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. She always wore a faded blue dress that did not hang right. वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी नहीं, कोई उससे बात भी नहीं करता था. वो चुपचाप स्कूल अकेले आती थी और अकेले ही घर जाती थी. वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनकर आती थी एंड ड्रेस का कलर क्या था, फेडेड ब्लू. मतलब कि इतना वॉर्न आउट हो चुका था, इतनी बारी पहना जा चुका था कि उसका कलर जो था वो कम हो गया था, फेड हो गया था. एंड ऐसा था कि वो डिड नॉट हैंग राइट, मतलब कि प्रॉपरली, मतलब उसको फिट भी नहीं आता था, बहुत ही लूज होता था, लेकिन क्लीन हुआ करता था. इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. क्लीन हुआ करता था पर बिल्कुल ऐसा लगता था कि बहुत ही ज़्यादा कभी ऐसा लगता था कि उसका ड्रेस प्रेस ही नहीं हुआ है, अच्छे से आयरन नहीं किया गया है. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि छोटी सी बच्ची एंड एक ब्लू फेडेड ड्रेस पहना है उसने, आयरन नहीं है वो ड्रेस, लेकिन ड्रेस जो है वो क्लीन है लेकिन फेडेड है. ओके, शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर. उसके कोई फ्रेंड तो नहीं थे लेकिन बहुत सारे लोग उससे बात करते थे. बात क्या करते थे, अच्छी बातें या बुरी बातें? लेट्स सी. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. अब क्या होता था कभी कभी कि जो गर्ल्स थी स्कूल की
वो क्या करते थे, स्कूल का जो प्लेग्राउंड हुआ करता था, ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे क्या खेला करते थे, हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच अपने अगर लैंग्वेज में बात की जाए तो हम लोग बचपन में खेलते थे ना बेटा, सू ऊ, हमने ज़मीन पर क्या स्क्वायर स्क्वायर शेप का बनाकर एंड स्टोन लेकर, पत्थर लेकर उसको फेंका करते थे एंड फिर एक पैर पे खड़े होकर कूद कर उसकी नंबरिंग को क्रॉस किया करते थे। सो उस गेम को हम हॉप स्कॉच बोलते हैं, जो कि बाहर भी खेला जाता है। सो उस टाइम पे क्या होता था कि कुछ लड़कियां क्या करती थी, उसको उसके आसपास आके क्या करती थी, स्पेशली पैगी क्या करती थी, वांडा would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. पैगी ऐसे बात करती थी इतनी एक्सट्रीम पोलाइटनेस के साथ, जैसे कि पैगी अपने टीचर मिस मेसन से बात करती है। सो वांडा को बुलाती है बहुत ही पोलाइटनेस के साथ, बहुत ही डिसेंसी के साथ। वांडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ अ फ्रेंड नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। अब यहाँ पे क्या कर रही है पैगी, हम कभी कभी किसी का मजाक अगर कोई उड़ाता है तो अपने दोस्तों को बोलते हैं ना, थोड़ा सा नज, मतलब थोड़ा सा हिलाकर अपने कोहनी से ऐसे पुश करते हैं, कहते हैं कि देखो 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 मैं मजाक उड़ाने जा रही हूँ उसका। और पैगी क्या पूछती है कि वांडा तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस है ना तुम्हारे अलमीरा में, क्लोसेट मतलब कि अलमीरा, ठीक है, 100। वांडा कहती है हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो चौंक कर, मतलब जो बिलीव नहीं होता उनको कि भाई ऐसा भी हो सकता है किसी के पास 100 ड्रेसेस हो सकते हैं, एंड जो लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ हॉपस्कॉच खेलती रहती हैं, वो भी अपना खेल बंद करके वांडा को सुनने लगती हैं कि 100 ड्रेसेस, वो Yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. वांडा कहती है कि हाँ 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, मेरे अलमीरा में, और ऑल लाइंड अप मतलब कि एक के बाद अच्छे से सिस्टमेटिक वे में मेरे ड्रेसेस रखे गए हैं। What are they like? अब यहाँ पर क्या कर रही है पैगी मजाक उड़ा रही है, ठीक है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, आई बेट, मुझे तो लगता है कि यार सारे सिल्क के होंगे, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सभी सिल्क के हैं और सभी कलर्स के हैं। वेलवेट टू, वेलवेट भी है क्या, या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉडलिली, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। अब वांडा क्या कहती है कि हाँ 100 ड्रेसेस, लेकिन वो कोई इमोशन शो नहीं करती है, ना एक्साइटमेंट का। एक और चीज़ है कि वांडा को पता होता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल शो नहीं करती कि उसको बुरा लग रहा है, और विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ फीलिंग वो बहुत ही न्यूट्रल टोन में कहती है कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वेलवेट के हैं, सिल्क के हैं, और सभी मेरे क्लोसेट में हैं। देन दे वुड लेट हर गो। उसके बाद ये सवाल पूछ के लोग उसे, पैगी और जितने भी क्लासमेट्स हैं उसे जाने देते हैं, और जैसे ही वो थोड़ी दूर पे पहुंचती है सब ज़ोर ज़ोर से वांडा पे हंसने लगते हैं। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, नेवर मेक फन ऑफ एनी वन, डजेंट मैटर वेदर यू लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन और नॉट, डोंट मेक फन अबाउट समवन, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपकी बातें मेंटली कितना किसी को चोट पहुंचा रही हैं, कितना किसी को डिप्रेस कर रही हैं। अगर आप अपने क्लास में हो, कोशिश करो कि सबसे एक लवेबल रिलेशनशिप फॉर्म करने का, सभी को अपना दोस्त मानने का। अगर आपके क्लास में कोई है जो चुपचाप बैठा रहता है किसी कोने में, उससे फ्रेंडशिप करो बेटा, बिकॉज ये शो करता है कि आपके अंदर कितनी अच्छाई है। एंड कभी किसी को अकेले ना छोड़ो, एंड कोई ऐसी बात मत बोलो जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। Then okay, 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. अब यहाँ पर उसको, पैगी को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि यार 100 ड्रेसेस, यार साफ साफ दिखता है कि हर दिन वो एक ब्लू ड्रेस पहन कर आती है, वो भी फेडेड होता है अच्छे से, सारे कलर्स उसके गिर चुके हैं, फिर भी वो पहन कर आती है। पर बोलती क्यों है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, कितनी स्टोरी बनाती है ना। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड। एंड अक्सर जब भी वांडा बाहर, स्कूल के बाहर मिलती थी, तो पैगी कुछ क्लासमेट्स के साथ और मेडी के साथ खड़े होकर उसका मजाक उड़ाती थी, तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, तुम्हारे पास ड्रेसेस कितने हैं, एंड उसको पूछ के उसको परेशान किया करती थी। एंड जैसे ही वांडा आगे बढ़ती थी, लोग उस पर हंसने लगते थे। यहाँ पर फिर से पूछ रही है पैगी, और शूज़ कितने हैं तुम्हारे पास? 60 पेयर्स।
ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। 60 पेयर्स है मेरे पास और सभी सिस्टमेटिकली मेरे क्लोसेट में, मेरे अलमीरा में रखे गए। क्राइज ऑफ एक्सेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। एक्सेजरेटेड पोलाइटनेस मतलब कि बढ़ा चढ़ा के, एकदम आपका मन नहीं है किसी से पोलाइटनेस से बात करने का, इतना एक्सट्रीमली स्वीटली बात करो कि आप उतने स्वीट हो नहीं जितना आप दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे लोग प्रिटेंड करके उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे और पूछ रहे थे क्या सभी एक जैसे हैं क्या शूज़। वो दिखा रहे थे कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसकी बातों में, बट वो इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे, वांडा का मजाक उड़ा रहे थे। सभी एक जैसे हैं क्या? नहीं, सभी अलग 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 पेयर्स के हैं, सभी कलर्स के हैं, ऑल लाइंड अप, सभी सिस्टमेटिकली रखे गए हैं। वांडा हमेशा ये आंसर दिया करती थी। पैगी हु हैड थॉट अप this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to the school alone. अब ये क्या करती थी पैगी, हमेशा पैगी और मैडी हमेशा रुका करते थे कि वांडा जब आए तो उसका मजाक उड़ा के तब हम सबसे लास्ट में जाएंगे। एंड बेचारी वांडा सब कुछ सहते हुए चुपचाप अपने एरिया में निकल जाया करती थी, सर झुका के, बहुत ही अपसेट होके, बहुत ही सैड होके, एंड कंधों को ऊपर नीचे करके, ठीक है ना, हैचिंग यहाँ पर बेटा कि एक कंधे को नीचे कर, बहुत ही फ़नी वे में, जो कि एक होता है ना कि बहुत ही स्लो मोशन में वो जा रही है, अपने से बात करते जा रही है। वो कितनी अपसेट होगी, उसके स्कूल में कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज कि वो पॉलिश है, जस्ट बिकॉज कि वो पोलैंड से बिलोंग करती है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल। याद रखिएगा बेटा कि हम बच्चों की स्टोरी पढ़ रहे हैं, एंड इसमें इन लोगों की एज जो होगी वो 7 to 8 ईयर्स होगी। बच्चों को नहीं पता है एक्चुअल में कि इतना वो हार्म कर रहे हैं, वांडा को इतनी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। वो बस उनको लग रहा है कि वो फ़न वाला गेम है जो पैगी ने इन्वेंट किया है सो दैट कि उनको मज़ा आए। बट पैगी को भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि इसकी वजह से वांडा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। पैगी एक्चुअल में क्रूल नहीं थी, बल्कि उसने बहुत सारे स्मॉल चिल्ड्रन को बुली से बचाया था। जो लोग होते हैं ना अपने पावर को दिखाते हैं एंड अपने से जूनियर लोगों को, छोटे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। सो अक्सर जो पैगी होती थी वो हीरो की तरह लोगों को बचाया करती थी। एंड वो रोया भी, इतनी वो सेंसिटिव थी कि अगर कोई एनिमल को मिसट्रीट करता था, कोई भी इंसान गलत तरीके से व्यवहार करता था, तो वो घंटों रोया करती थी। वो इतनी इनोसेंट थी। बट इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, लेकिन अगर कोई उससे ये पूछता था कि यार पैगी तुम तो इतनी अच्छी हो, तो तुम वांडा को ऐसे क्यों ट्रीट करती हो बहुत ही क्रूल वे में, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाया करती थी। क्रूल? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? पैगी को गुस्सा आया करता था कि यार मैं क्रूल हूँ, यार वो लड़की झूठ क्यों बोलती है कि उसके यहाँ 100 ड्रेसेस है। सभी लोग बता सकते हैं कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? वो झूठ क्यों बोलना चाहती है यार? वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो हम लोग की तरह नहीं है, वो बहुत ही अलग है, गरीब है। एंड एक और चीज़ है कि मैं जितना भी मजाक उड़ाती हूँ, वांडा को रोना तो आता नहीं है, तो मैं कुछ क्रूल तो काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन अक्सर इंसान मजाक उड़ाते हुए ये भूल जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इंसान आपके सामने नहीं रो रहा है तो वो अकेले में नहीं रोता होगा, वो अकेले में अपने इमोशंस को नहीं शो करता होगा। लेकिन जो पैगी थी उसे भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं था कि वो तकलीफ़ पहुंचा रही है। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she did not live up on Boggins Heights or have a funny name. अभी हमने पैगी के बारे में पढ़ा, कितनी अच्छी है वो, फिर भी वो ऐसे ट्रीट करती है। ऑन द अदर हैंड जो मैडी थी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हम हमेशा वांडा को रोक कर पूछे कि उसके पास क्या है, किस तरह से है, शूज़ है कि नहीं है, ड्रेसेस है कि नहीं है। बल्कि मैडी खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी एंड जो कपड़े पहना करती थी वो हैंड मी डाउन, मतलब कि उधार के हुआ करते थे या किसी ने डोनेट किया होता था, वैसे कपड़े पहना करती थी। और मैडी को बुरा लगता था अगर वांडा को मतलब इस तरीके से पूछा जाता था। तो एक्चुअल में वांडा के लिए नहीं बुरा लगता था, उसको इसलिए बुरा लगता था कि क्या पता कि किसी को ये एहसास हो जाए कि मैं भी मांगा हुआ कपड़ा पहनती हूँ एंड कोई मुझे टारगेट ना करने लगे।
एंड वो बहुत ज़्यादा थैंकफुलनेस शो करती थी कि थैंक गॉड मैं बॉगिन हाइट से नहीं हूँ, उस गरीब एरिया से नहीं हूँ, वरना मेरा भी मजाक उड़ता। बेटा पता है, एक्सेप्टेंस के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं जो बुली, सबसे बड़े बुली होते हैं क्लास के। मतलब नॉर्मली अगर हम बड़े लोगों की बात करें, कॉलेज लेवल की भी हम बात करें, तो अक्सर क्या होता है कि ऐसे बच्चे उन लोगों के चमचे बन जाते हैं जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ रहेंगे तो उनको टारगेट कभी नहीं किया जाएगा, तो डर से वो उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। मैडी का भी हाल यही था कि वो पैगी के साथ रहती थी, फ्रेंडशिप थी एंड उसे बुरा वो नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी उसे डर लगता था कि अगर असलियत पता चल गई मेरी, तो पैगी एंड बाकी क्लासमेट्स मेरा भी वैसे ही मजाक उड़ाएंगे जैसे कि वांडा का मजाक उड़ाते हैं। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. और कभी कभी क्या होता था कि जब पैगी ये सारे सवाल वांडा से पूछा करती थी, तो मैडी क्या करती थी, सर झुका के अपने हाथों में वो मार्बल्स खिलते हैं ना, पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको बस रोल किया करती थी, क्योंकि उसको शर्म आती थी ये चीज़ देखने में किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा नहीं कि बहुत वांडा से उसको सिंपैथी थी, नहीं, बल्कि उसे ऐसा लगता था कि अगर पैगी ने वांडा पे ध्यान नहीं दिया होता, ये गेम 100 ड्रेसेस का शुरू नहीं किया होता, सो कभी मैडी ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि मैडी को ये लगता था कि वांडा भी उसी की तरह गरीब है, तो क्यों मजाक उड़ाना। लेकिन अब मैडी के पास ऑप्शन नहीं था मजाक उड़ाने के अलावा, क्योंकि वो पैगी की फ्रेंड थी। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, पर उसे डर लगता था कि क्या पता कि अगर मैं वांडा के बारे में कुछ बोल दूं या पैगी से मना कर दूं कि मत मजाक उड़ाओ, तो क्या पता कि लोग मुझे हार्म करने लगे, लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। सो वो हमेशा एक डर के साथ जिया करती थी कि कल को मैं भी एक नेक्स्ट टारगेट हो सकती हूँ। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। वो इतनी पुअर नहीं थी जितनी की वांडा है, लेकिन वो पुअर थी। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से she had 100 dresses, still she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. ऐसा नहीं था कि मतलब वो इतनी गरीब थी, हाँ, लेकिन ऐसा था ना कि वो वांडा की तरह झूठ नहीं बोलती 100 ड्रेसेस के बारे में। वो नहीं बोलती कि यार मेरे पास 100 ड्रेसेस है, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलती तो सब लोग उसको टारगेट करने लगते हैं, तो वो ये सब काम नहीं करती। और वो विश करती है कि पैगी किसी टाइम पे स्टॉप कर दे वांडा को टीज करना, क्योंकि उसे एम्बैरेसिंग लगता है कि वो भी वांडा की तरह गरीब है, वो भी वांडा की तरह पुराने कपड़े पहना करती है, एंड मे बी नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कि मैडी हो। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। वेंसडे की बात हो रही है बेटा, जिस टाइम पे वो वेट करते रहते हैं एंड दैट वाज द रीज़न वो लेट होते हैं। तो मैडी बहुत खुश होती है कि थैंक गॉड वांडा नहीं आई और आज हमने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, एंड फिर वो क्या करती है, क्लासरूम में जाके अपने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है, 8 times 8 लेट्स सी, एंड वो अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। नर्व टू हैव द नर्व मतलब कि बेटा टू हैव द करेज, मतलब वो विश करती क्या काश मेरे पास इतना गट्स होता, इतना मैं ब्रेव होती, इतना करेजियस होती कि मैं पैगी को एक नोट लिखती, एंड उस नोट में क्या लिखती, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। मतलब ये पैग, चलो यार बंद करते हैं ये गेम, वांडा को तकलीफ पहुंचाना बंद करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करना बंद करते हैं। लेकिन जब वो मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है, तब वो देखती है कि चलो स्टार्ट करते हैं लेटर, लेकिन सडनली उसको रियलाइज़ होता है एंड वो घबरा सी जाती है। शडर्ड मतलब कि एकदम शिवर, एक होता है ना काँप जाना, इस सोच के साथ कि वो इमेजिन करती है खुद को वांडा की जगह पे उसी स्कूल यार्ड में, और जहाँ पे लोग पैगी और बाकी के स्कूलमेट्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं। पैगी, और क्या पता है पैगी ये भी पूछ ले उससे कि मैडी तुम ये ड्रेसेस कहाँ से पहनती हो, और पैगी को ये पता नहीं है, बल्कि जो मैडी ड्रेसेस पहनती है वो पैगी की मदर मैडी की मदर को देती है, एंड मैडी की मदर क्या करती हैं, उस पुराने कपड़े को अच्छे से ट्रिमिंग करके कलरफुल बना के रिबन्स लगाकर एक नया रूप दे देती हैं, जिसकी वजह से पैगी को पता नहीं चलता है कि मैडी उसी के उतारे हुए कपड़े को पहन रही है। अब उसे अब मैडी को डर लगता है कि अगर मैंने लेटर लिखा
और उसको मना किया, तो क्या पता कि मुझे टारगेट किया जाए, मेरे कपड़ों के बारे में पूछा जाए और मेरा मजाक उड़ाया जाए, मेरी पॉवर्टी का मजाक उड़ाया जाए। और अगर गलती से पता चल गया कि जो मैडी की मदर है वो पैगी के ड्रेसेस को ट्रिमिंग करती हैं, अच्छे से पूरा न्यू लुक देती हैं कि पैगी को पता ना चले, सो फिर वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट होगी। रूम नंबर 13, सो नो वन। और इसलिए भी मैडी की मदर करती थी कि मैडी एम्बेरस ना हो क्लासरूम में कि वो पैगी के ड्रेसेस पहन कर आ रही है। तो रूम 13 में किसी को भी पता नहीं था कि जो मैडी थी वो इतनी गरीब है कि किसी का उतारा हुआ कपड़ा पहन कर आ रही है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ अ ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। अब डिसाइड क्या करती है कि अगर मैं लेटर लिखूंगी तो मैं खुद फंस जाऊंगी। सो वो विश करती है, आई जस्ट होप कि वन डे पैगी खुद ब खुद विलिंगली खुद से वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। Well, Maddie ran her hand through her short blondie hair as though to push the uncomfortable thoughts away. मैडी को अंदर ही अंदर बेटा एक गिल्ट वाली फीलिंग तो है कि वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा है एंड वो कुछ कर नहीं पा रही है। फिर वो क्या करती है, अपने बालों, ब्लॉन्ड मतलब बेटा कि गोल्डन हेयर जिसके होते हैं उसको ब्लॉन्डी कहा जाता है। सो इनके मैडी के जो हेयर्स थे वो येलो थे, तो पूरा बाल, अपना हाथ जो है बाल में डालकर थोड़ा सा कम सर दबाते हुए वो थोड़ा सा वो जो अनकंफर्टेबल थॉट्स जो आ रहे हैं बार बार वांडा के लिए कुछ करने के लिए, वो उसको फिर से हटाती है कि अगर मैंने कुछ किया तो मैं प्रॉब्लम फेस करूँगी। स्लोली क्या करती है, जो लेटर लिखी होती है उसको फाड़ देती है, टोर कर देती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड। मैडी जो थी वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी एंड मैडी को लगता था कि पैगी जो है वो बेस्ट गर्ल है, वो बहुत अच्छी इंसान है पूरे जो 13 रूम नंबर है उसमें। एंड पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। एंड वो सोचा करती थी कि पैगी इतना भी बुरा किसी के साथ नहीं करेगी जिसके लिए वो खुद को या मैं खुद को माफ़ ना कर पाऊँ। सो उसको अपने बेस्ट फ्रेंड पे ट्रस्ट था, इसीलिए वो लेटर फाड़ देती है और उसे ऐसा लगता है कि ठीक है, पैगी इतना मजाक नहीं उड़ाती है वांडा का जिसकी वजह से वांडा को हार्म पहुँच सकता है। बट हम भूल जाते हैं बेटा कि जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं और बचपन में कोई चीज़ उनके साथ गलत होती है वो ज़िंदगी भर रहती है। एंड मे बी एक्चुअली अगर ईस्टर जो हैं नॉवल जो जिन्होंने स्टोरी के जो ऑथर हैं, अगर एक्चुअली में उनके लाइफ में कोई वांडा रही होंगी, सो मे बी यही रीज़न रहा होगा कि उन्होंने ये स्टोरी लिखी एक माफ़ी के तौर पे उस वांडा के लिए जिससे वो कभी मिल नहीं पाए। ठीक है। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. एंड जहाँ तक वांडा की बात है, वो बॉगिन हाइट से बिलोंग करा करती थी। वो चुपचाप स्कूल में अकेले बैठा करती थी, अकेले रहा करती थी, बहुत ही ना के बराबर वो किसी से बात किया करती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। अगर वो कभी बात भी किया करती थी जब उसका मजाक उड़ाया जाता था 100 ड्रेसेस को लेकर, तभी उसकी लोग आवाज़ सुना करते थे, अदरवाइज वो कभी बात नहीं किया करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग। मैडी को याद आता है कि किस तरीके से एक बारी की बात है कि वांडा ने 2 ड्रेसेस को बताया था कि उसके ड्रेसेस कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन दिया था। एक ड्रेस जो है वो पेल ब्लू कलर का है जिसमें कलर ट्रिमिंग है, अलग अलग कलर्स के रिबन्स लगाए गए हैं और लेसेस लगाए गए हैं। और दूसरा जो कलर है वो ग्रीन कलर का है जिसपे जो रेड शैस मतलब बहुत बड़ा सा रिबन एक पेट के पास, स्टमक के पास उसको बांध के रिबन की तरह लगाया गया है। तो 2 ड्रेसेस का डिस्क्रिप्शन देती है सो दैट कि वांडा की बातों पे लोग यकीन कर पाए। सो मैडी को ये याद रहता था। एंड जब ये बताती है, डिस्क्रिप्शन देती है वांडा, तो वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, फेक प्रिटेंडेड एडमिरेशन मतलब कि बेटा एडमायर एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं, उसकी तारीफ एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं, फेक उसको एडमायर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ओह गॉड तुम्हारे पास इतनी सुंदर ड्रेसेस हैं, तुम तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह दिखती होगी। सो लोग क्या कर रहे हैं, बात भी करते थे, एक्स्ट्रा पोलाइटनेस और एक्स्ट्रा स्वीटली भी बात किया करते थे, तो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो स्वीटनेस नहीं था बल्कि वो फेक स्वीटनेस हुआ करता था। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, मैडी बिगिन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats.
अब जैसे वो वांडा के बारे में सोच रही थी, अचानक से उसको याद आता है कि हम स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ है, गर्ल्स को क्या मिला था कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि ड्रेसेस बनाने हैं एंड बॉयज़ को मोटर बोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मेडी क्या सोच रही है कि जो पैगी है वो बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाती है, तो डेफिनेटली मेडल तो उसी को मिलेगा, क्योंकि पैगी इतने अच्छे ड्राइंग बनाती है कि कोई भी देखकर बता देगा कि कौन है। वो मैगजीन में जो स्टार्स होते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके पिक्चर एकदम एक्यूरेट बना लेती है कि कोई भी देखकर बता देगा कि ये कौन सा सेलिब्रिटी है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी क्या थी? श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। अब मैडी अपने मन में सोच रही है कि जो पैगी है वही जीतेगी, एंड वैसे भी कल अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगी और तब पता चल ही जाएगा कि कौन जीतेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। हल्की हल्की बारिश को ड्रिजलिंग कहते हैं बेटा। सो अगले दिन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी क्या कर रहे थे, जल्दी से पैगी के अम्ब्रेला में जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहे थे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स अप टू द हिल लेड टू बॉर्गेनाइट्स। नेचुरली जो होता था ना कि ऐसे टाइम में जब ड्रिजलिंग हुआ करता था या बारिश हुआ करती थी, तो पैगी एंड मैडी ओलिवर स्ट्रीट, जो कि एकदम स्ट्रेट रास्ता बॉगेन हाइट्स की तरफ जाता है, वहाँ पे खड़े होके वांडा का वेट नहीं किया करती थी, क्योंकि ड्रिजलिंग के टाइम पे या बारिश के टाइम पे ऑलरेडी वो लेट हुआ करती थी। अगर नॉर्मल समय हुआ करता था, नॉर्मल वेदर हुआ करता था, तभी वो वांडा का वेट किया करती थी। सो एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑफ बीइंग लेट, इसीलिए वो चांस नहीं लेना चाहती थी कि वो वांडा का वेट करे एंड वो लेट हो। सो वो क्या करती हैं, वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जाती हैं, क्योंकि आज का दिन इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आज विनर अनाउंस होंगे कि कौन कौन ड्राइंग कॉम्पिटिशन में जीता है। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? अब पैगी कहती, क्या तुम्हें लगता है कि जो मिस मेसन है, जो टीचर है, वो आज अनाउंस करेंगी विनर्स को? Oh, I hope so. The minute we get in, of course you will win, Peg. अब यहाँ पे कहती है, हाँ मुझे पता है, जैसे ही हम क्लास के अंदर एंटर करेंगे तुरंत वो अनाउंसमेंट करेंगी विनर्स का। बट डोंट वरी पैग, क्योंकि तुम तो विनर होगी, नो डाउट। होप सो। अब पैगी को भी थोड़ा सा अंदर से लगता है कि यार मैं ड्राइंग तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो डेफिनेटली मैं ही विनर होंगी। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करती हैं, वो अचानक से रुक जाती हैं। एंड गैस मतलब कि चौंकने पर जो आवाज़ निकलती है ना, सांस रुक जाना, ठीक है ना, छोटी सी हल्की सी इस तरह वाली, इसको गैस बोलते हैं। सो वो चौंक जाती हैं। सिनेरियो क्या होता है, सीन क्या होता है कि पूरी क्लास जो होती है वो ड्राइंग से भरी होती है, ड्रेसेस से भरी होती है, एंड हर जगह विंडो के पास या क्लासरूम के कोने में या हर जगह भरी होती है। एंड कैसी ड्रेसेस होती हैं, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी रॉयल, इतनी ग्रैंड डिज़ाइंस की होती है। एंड किस पे डिज़ाइन होता है? रैपिंग पेपर के जो शीट्स होते हैं उस पे डिज़ाइंस जो होते हैं वो बने होते हैं सारे ड्रेसेस के। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइन्ड अप। एंड देख कर क्या लग रहा था कि यार ये सारे डिज़ाइंस तो कम से कम 100 तो होंगे ही, एंड सिस्टमेटिकली रखे गए। अब आपको याद आ रहा है ऑल लाइन्ड अप मतलब कि वांडा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो 100 ड्रेसेस हैं बेटा, वो किसी और के नहीं, वांडा के हैं। एंड आप वांडा के इनोसेंस को देख रहे हो कि वांडा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। मे बी उसके पास एक्चुअल ड्रेसेस नहीं थे, बट उसके क्लॉसेट में 100 ड्रेसेस थे एक्चुअली में, बट ड्राइंग थे। एंड वांडा झूठ नहीं बोल रही थी, वांडा ने सच बोला था कि ऐसे ऐसे ड्रेसेस जो हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं मेरे क्लॉसेट में। बट सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। देयर मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल और मर्मर एडमायरिंगली। मतलब कि ये सारे जो ड्राइंग्स है वो कॉन्टेस्ट में ही पार्टिसिपेट करने के लिए बनाए गए होंगे। एंड सभी लोग रुक के उस सारे डिज़ाइंस को एडमायर करते हैं, डजेंट मैटर कि वो बॉयज़ हैं कि गर्ल्स हैं। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Beggles had won for the boys, and she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12, along with the sketches by all other boys. सबसे पहले मिस मेसन जो है वो बॉयज़ के साइड से विनर को अनाउंस करती हैं। एंड कौन विनर होता है?
जैक बेगल्स, और बताती हैं कि जो उसके डिज़ाइन है, जिसने वो मोटर बनाया है, वो रूम नंबर 12 में उसकी जो डिज़ाइन है वो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस लगाए गए हैं एग्जीबिशन के तौर पे, जहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो, एडमायर कर सकते हो। एज़ फॉर गर्ल्स, अब अनाउंस कर रही हैं कि जहाँ तक गर्ल्स की बात है, ऑल्दो जस्ट 1 और 2 स्केचेस वॉज सबमिटेड बाई मोस्ट, अगर बात की जाए बहरहाल तो ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं या तो उन्होंने एक डिज़ाइन को प्रेजेंट किया है या तो 2 डिज़ाइन को, लेकिन एक बच्ची है रूम नंबर 13 की जिस पे आप सबको प्राउड होना चाहिए, उसने अकेले 100 डिज़ाइंस को प्रेजेंट किया है, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सभी ड्रेसेस अलग अलग डिज़ाइंस के हैं एंड सभी ब्यूटीफुल हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। और अगर जजेस की ओपिनियन की बात करें तो एक एक ड्राइंग जो है वो वर्दी है, वो डिज़र्व करता है विन करना, वो डिज़र्व करता है फर्स्ट प्राइज़ लाना। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स। एंड अनाउंस करती है मिस मेसिन कि जो गर्ल्स का मेडल है वो किसको जाता है, वांडा पेट्रोंस्की को। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now, class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. अब यहाँ पर क्या कहती है मिस मेसन कि अनफॉर्चुनेटली वांडा प्रेजेंट नहीं है हमारे साथ क्योंकि वो कुछ दिन स्कूल नहीं आ रही हैं, बट लेट्स होप कि कल वो स्कूल आए और तब हम अप्लॉज करेंगे, तब उनके लिए हम तालियां बजाएंगे, तब उनको हम एडमायर करेंगे। और उसके बाद वो क्लास को डिसमिस करती हैं और कहती हैं कि जितने भी ड्राइंग्स हैं आप आराम से घूम घूम के हर क्लासरूम में आप इंजॉय कर सकते हो, जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बने हैं आप उनको एडमायर कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो ये विजिट को। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, एंड जो बच्चे रहते हैं वो इतने ड्रेसेस जो इतने ब्यूटीफुल होते हैं वो क्या करते हैं, अपलॉज मतलब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। एंड बॉयज़ का तो कुछ काम नहीं होता है ना ड्रेसेस को लेकर, फिर भी वो ड्रेसेस इतने अच्छे बने होते हैं, इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग होती है कि वो लोग क्या करते हैं, विसिल करने लगते हैं, आवाज़ें निकालने लगते हैं, एडमायर करने लगते हैं उन ड्रेसेस को। लुक बैग, whispered Maddie, that there was that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here's that green one. Boy, I thought I could draw. अब आप यहाँ पर इस 2 लाइन से आपको पता चलेगा बेटा एक चीज़ कि पैगी और मैडी भी बहुत ही इनोसेंट थे। अब आप एट द एज ऑफ 9 and 10 आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उनको पता होगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बुली एंड ऑल दैट। उनको ये नहीं पता था कि वो हार्म कर रहे हैं, मेंटली किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि वो दोनों क्या करते हैं, वांडा के बनाए हुए ड्राइंग्स को अप्रिशिएट करते हैं। मैडी क्या कहती है, बहुत ही नाम कन्फ्यूजिंग है यार। मैडी कहती है कि यार देखो पैग जो ब्यूटीफुल वो ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वांडा हमें बता रही थी। एंड पैगी अप्रिशिएट करती है, हाँ यार मुझे लग रहा था कि मैं ही सिर्फ ड्राइंग बनाती हूँ, लेकिन यार वांडा तो कमाल का ड्राइंग बनाती है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इससे क्या पता चलता है कि जो पैगी है या मैडी है उनका इंटेंशन नहीं है था मेंटली डिस्टर्ब करने का, उसका मजाक उड़ाने का। बट बेटा ऑलवेज रिमेंबर कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर डाला गया है जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट कि ट्रीट एवरीवन इक्वली, जस्ट डोंट मेक फन ऑफ एनीवन। अक्सर क्या होता है ना बॉयज़ में या गर्ल्स में जो लोग कम बात करते हैं, बॉयज़ में अक्सर मैंने देखा है कि 1-2 बॉयज़ को पकड़कर हम उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, बाकी का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम फ़न में कर रहे हैं यार, सामने वाले को क्यों बुरा लगेगा। बट आपको पता नहीं है बेटा, मे बी वो वांडा की तरह इमोशंस शो ना करें, वो ना शो करे कि वो सैड है, बट अंदर ही अंदर वो सैड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सो यू डोंट हैव एनी राइट, आपके पास कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को बुरा फील कराओ, आप किसी का मजाक उड़ाओ, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना कंट्री के बेसिस पे, और ना ही मार्क्स के बेसिस पे बेटा, ना ही फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे कि वो काला है कि गोरा है, वो चल नहीं पाता है या उसके हाथ में प्रॉब्लम है या उसके चेहरे पे अजीब सा कुछ स्कार है। किसी भी तरह का अगर कोई भी इंसान आपसे डिफरेंट है तो आप ये एक्सेप्ट करो कि अगर आप उसको डिफरेंट मानते हो तो उसके लिए आप डिफरेंट होगे।
इसीलिए एक दूसरे के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करो, एक्सेप्ट करो एंड इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करो। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर आप लोगों का फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी जिससे पूरा आपको होल स्टोरी क्लियर होगा। आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या वांडा जो है पेट्रॉन्स्की वो अगले दिन आती है और क्या पैगी एंड मैडी को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलत किया है एंड क्या होता है देखते हैं और कंप्लीट करेंगे स्टोरी जल्दी ही अपनी। So before ending this video, the same thing which I'm gonna say to you, जो कि मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ कि just take care of yourself and beta most important thing, try to be more human every day, just develop humanity more and more in you। क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करते हो ना तो एक अलग ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। सो कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत मत करो, किसी के साथ भी नहीं, चाहे वो आपसे कितने भी डिफरेंट हो। आप भले नापसंद करते हो उस इंसान को बट फिर भी उनके खिलाफ कोई अपशब्दों का इस्तेमाल ना करो। दैट्स इट फॉर टुडे, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।